बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद किस मुल्क में होगा? हाइब्रिड मॉडल में मेज़बान पाकिस्तान के अलावा दूसरा मुल्क कौन सा होगा? क्या भारत हाइब्रिड मॉडल को भी मानने को तैयार नहीं या उस पर राज़ी है? ये वो सवालात हैं जो एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद पर भारतीय इनकार के बाद पैदा होना शुरू हुए और अब तक एशिया कप का मामला किस करवट बैठेगा, इस बारे में मुतज़ाद इत्तलात आए रोज़ इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अजीज़ सेठी ने दुबई में एशियन क्रिकेट कौंसिल के रुकन ममालिक से मुलाकात में हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ दी थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इस तजवीज़ को मान लिया था, लेकिन UAE की सरजमीन पर खेलने के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मगर सूरत हाल उस वक्त मज़ीद गंभीर हो गई जब मीडिया में ये ख़बरें सामने आईं कि इंडियन प्रीमियर लीग के फ़ाइनल के मौके पर BCCI हुक्काम ने एशियन क्रिकेट कौंसिल के मेंबरान से मुलाकात की और अपना ये मौक़िफ़ दिया है कि एशिया कप कोलंबो में हो या फिर कहीं नहीं हो, और भारतीय बोर्ड ने PCB का हाइब्रिड मॉडल मानने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद श्रीलंका भी मुख्तसर नोटिस पर एशिया कप 2023 की मेज़बानी के लिए तैयार हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नजम अजीज़ सेठी कह चुके हैं, अगर भारतीय टीम के एशिया कप खेलने के बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकती, तो पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल यकसा है। उसका भारत में होने वाले वर्ल्ड कप का बायकॉट करना बनता है और किया जा सकता है। एशिया कप 2023 यकम सितंबर से 17 सितंबर तक होने का इम्कान है, जबकि वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक मुनक्किद होगा। तो एशिया कप के मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने सोचा कि पड़ोसी मुल्क भारत चलते हैं, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, चंद्रेश नारायण, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मीडिया डिपार्टमेंट से भी माजी में वाबस्ता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच चंद्रेश नारायण जी हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तो रोज़ कोई ना कोई ख़बर आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के टॉप ऑफिशियल ने कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात की है, लेकिन फ़िलहाल कोई एलामिया इस एशिया कप के हवाले से सामने नहीं आया है। अब तक बंद कमरों की बातें हैं, लेकिन क़यास आराइयाँ बहुत हैं, स्पेकुलेशन बहुत हैं। भारत से कोई ख़बर चलती है, फिर पाकिस्तान से कोई ख़बर आती है। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? देखिए याया, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। देखिए ऐसा है कि एशिया कप को लेकर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। जब भी मैं देखता हूँ पाकिस्तानी मीडिया में एक मौक़िफ़ रखा जा रहा है, इंडियन मीडिया में एक मौक़िफ़ रखा जा रहा है, पर जैसे आपको पता है सच्चाई कहीं बीच में है। उतनी बुरी नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं है, दोनों तरफ के लिए कहीं बीच में है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी एक मौका है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। आई थिंक जहाँ तक भारत का बात है, भारत को लग रहा है कि ये अगर हाइब्रिड मॉडल इस वक्त एक्सेप्ट हो जाए इसके लिए, तो फिर शायद वो वर्ल्ड कप में भी अप्लाई होने की बात करनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, उनका कहना है कि अगर भारत नहीं आ रहा है वर्ल्ड एशिया कप के लिए पाकिस्तान, तो हम भी भारत नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो दोनों जो बोर्ड्स हैं उनके अपने अपने मौक़िफ़ हैं, पर अल्टीमेटली आपको पता है या अगर दोनों जो मुल्कों के गवर्नमेंट्स हैं अगर वो मान गए और दोनों गवर्नमेंट्स के जो दफ्तर खारजा है वो अगर मान जाए, तो फिर कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोनों टीमों को। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भारत आने के लिए, भारत एशिया कप में तो मुझे नहीं लगता आने वाला पाकिस्तान। ये तो आपने वही बात कर दी जो BCCI का मौक़िफ़ है, लेकिन मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों में बैठते हैं, चाय पे गुफ्तगू होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक हट धर्मी जैसा मामला है, भाई एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है तो भारत को खेलने के लिए आना चाहिए, कमिटमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। हमारा जो मौक़िफ़ है ये है, ठीक है पहले कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, लेकिन अब तो इंग्लैंड आया है और 6 महीने में 2 बार आया है, 6 महीने में 2 बार न्यूजीलैंड आया है, और बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। PSL बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो जिस तरह आपके मुल्क में IPL होता है, टीमें आकर खेलती हैं, आपने इस साल के आखिर में वर्ल्ड कप को होस्ट करना है, तो ऐसा होना चाहिए। इवन बायलैटरल सीरीज़ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर दोनों मुल्कों के गवर्नमेंट्स चाहेंगे या तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी दिक्कत होगा। 20 साल होने वाला है। 2004 में मैं बार बार उस सीरीज की बात करता हूँ क्योंकि मैं आया था पाकिस्तान तभी उस 2004 के सीरीज के लिए। वो एक तारीखी सीरीज था। पर देखिए
बोर्ड्स कुछ भी चालें, खिलाड़ी कुछ भी चालें, सहाफ़ी कुछ भी चालें, पर जब तक दोनों मुल्कों के सरकार एक ही वेवलेंथ पे ना हो, तब तक ये बात मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से। और आई थिंक दैट ये एक दिक्कत तो पेश आती रहेगी आगे तक, जब तक दोनों मुल्कों के सरकार एक वेवलेंथ पे ना हो। जब वाजपेयी साहब थे और उधर मुशर्रफ साहब थे, दोनों ने एक ही वेवलेंथ पे थे, फिर मनमोहन सिंह और मुशर्रफ भी एक ही वेवलेंथ पे थे, तो ऐसा होता था। उसके पहले भी आपने देखा होगा जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और जो जनरल जिया उल हक वहाँ पे सदर थे पाकिस्तान में, तब एक ही वेवलेंथ पे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जिया उल हक, जब भी ये सब रहे हैं तब सीरीज हुए हैं, बिकॉज वो चाहते थे कि रिश्ते बहाल हो। तो मेरा ख्याल है इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। रिश्ते जब बहाल होने होंगे, सही वक्त पर दोनों मुल्कों के रिश्ते बहाल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये सीरीज मुमकिन हो पाएगी। तो आपको क्या लगता है चंद्रेश नारायण जी के बड़ा सख्त स्टांस है जय शाह का, और उन्होंने तो मार्च में ही कह दिया था बहरीन की मीटिंग में कि जी पाकिस्तान नहीं आएगी भारत की टीम खेलने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि जो पीसीबी के सरबराह हैं नजम सेठी, उन्होंने अब तक इंगेज रखा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को, एशिया को, कि जनाब उन्होंने कहा पहले कि जी होस्ट हम ही करेंगे, फिर हाइब्रिड मॉडल दिया, फिर भारत में कई इंटरव्यूज़ दिए अपने मौक़िफ़ पर, जिस तरह जय शाह डटे हुए हैं, इस तरह नजम अजीज़ सेठी साहब ने अपने कार्ड अच्छे खेले अब तक, और ये जो गुत्थी है वो सुलझ पा नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया है, जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो इसलिए गले में हड्डी की तरह अटक गया है कि अगर एशिया कप में एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ये वर्ल्ड कप में भी अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए कि आई थिंक दैट जो जहाँ तक जय शाह की बात है, आई थिंक जय शाह ने जो स्टांस लिया है वो कुछ हद तक गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसके मुताबिक ही लिया है। क्योंकि देखिए कि कोई भी जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो उनको पहले से अंदाज़ा हो गया होगा, बात की होगी उन्होंने गवर्नमेंट के ओहदेदारों से कि क्या है मौक़िफ़ हमारा, क्या चाहते हैं आप, नहीं चाहते आप बता दे, तो उसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो एशिया कप के मुतालिक भी यही हुआ होगा, उनकी बात हुई होगी गवर्नमेंट से, इसलिए उन्होंने इस तरह का एक मौक़िफ़ लिया है। और जहाँ तक नजम सेठी की बात है, नजम साहब ने जो, सेठी साहब ने जो है उन्होंने अपने हिसाब से जो स्टांस लेना था उन्होंने लिया हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, याया इसमें ना कोई सही है ना कोई गलत है, दोनों के अपने अपने मुल्कों के पोजीशन है उसके हिसाब से चल रहे हैं। ये देखना है कि ये जो दोनों के जो पोजीशंस हैं, इसका बीच का रास्ता कैसे निकल के आ सकता है, क्योंकि ये बीच का रास्ता क्रिकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है ना, वो जो ओमान के जो पंकज खिमजी है वो अदा करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बात सब लोग सुनते हैं। पंकज खिमजी की जो फैमिली है 300-350 साल से ओमान में रहते हैं, ओमानी है। भारत से उनका ताल्लुक ज़रूर था, गुजरात से उनका ताल्लुक ज़रूर था, पर 300-350 साल पहले उनकी जो पूरी फैमिली है वहाँ पे ओमान शिफ्ट हो गई थी। तो उनका एक मुकाम बना हुआ है, जो पूरे एशिया में जो क्रिकेटर्स हैं वो उनको मानते हैं, सारे जो बोर्ड्स के ओहदेदार हैं वो उनको मानते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका किरदार बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसमें। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रेश नारायण जी, बड़ी तफसील के साथ आपने तमाम सूरत हाल का खुलासा किया और दोनों टीमों के मुस्बत और मनफी पहलुओं का भी खुलासा किया, और साथ साथ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से आपने अपनी राय का इजहार किया। हम इस वक्त मूव करेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो फ़ुटबॉल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। कौमी फ़ुटबॉलर्स और ऑर्गेनाइजर्स खासे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने मुजाहरा किया है, क्या है कहानी, इस पर गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के इस हिस्से में बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर खेल फ़ुटबॉल की, जिसका पाकिस्तान में तनाज़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़श्ता रोज़ कौमी फ़ुटबॉलर और ऑर्गेनाइज़र्स ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। इस मौके पर कौमी फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ कप्तान ईसा खान, गुल काकर और दीगर ने ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फ़ुटबॉल की तबाही पर खामोश नहीं बैठेंगे। 2015 से पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के मामलात मुसलसल तनाज़ात का शिकार चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ीफ़ा ने 3 साल कबल पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के मामलात के हल के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई और उन्हें हज़ारों डॉलर्स के मशाहीर भी दे रही है, लेकिन कमेटी फ़ुटबॉल के मामलात को हल करने के बजाय उन्हें तवालत दे रही है। मुक़र्रीन का कहना था कि आज पूरे मुल्क के फ़ुटबॉल लवर्स ने कराची
कराची में एहतजाज किया है। आइंदा इसका दायरा कार वसी करते हुए पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। फीफा और AFC हारून मलिक का एहतसाब करे। एहतजाज के शुरका का कहना था कि वो फ़ुटबॉल कम्यूनिटी सिंध और बलूचिस्तान की जानिब से बताना चाहते हैं कि गुज़िश्ता 8 साल से कौमी फ़ुटबॉल मामलात तनाज़ात का शिकार चले आ रहे हैं। फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम फ़ीफ़ा ने जनवरी 2021 में फ़ुटबॉल के मामलात हल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई, जिसकी पहली तरजीह 3 माह में PFF के इंतखाबात कराकर कौमी फ़ुटबॉल के मामलात मुंतखब अफराद के हवाले करना है। लेकिन इससे कबल 2 कमेटियों ने 1.5 साल बर्बाद किया और अब हारून मलिक की सरबराही में कायम कमेटी भी 1.5 साल से अपना काम मुकम्मल करने में नाकाम है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल साहब। खुशामदीद कहेंगे नासिर इस्माइल साहब आपको। वक्तन फ़वक्तन हम आपको पाकिस्तान फ़ुटबॉल के मामलात पर गुफ्तगू के लिए मदऊ करते रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऊँट किसी करवट बैठने का नाम ले नहीं रहा। वही पुरानी बातें, वही पुरानी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ये भाई। देखिए सर, बात यह है कि फ़ीफ़ा एक ऐसी बॉडी है कि जो किसी भी इंटरवीन को, किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने इसीलिए अपने स्टैचूज़ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की एक शर्त डाली हुई है कि जो भी गवर्नमेंट थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करती है वो उसके ऊपर सस्पेंड कर देती है। हम पहले हमज़ा खान के 19 महीने को बर्दाश्त कर चुके, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, वो कमेटी चली गई। अब हारून मलिक साहब हैं। अब हारून मलिक साहब ने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं वो फ़ीफ़ा को पसंद आए हैं, तो इसलिए अब वो उनको एक्सटेंशन के लिए जाना भी चाहती है कि इलेक्शन कराना इनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब उसके लिए उन्होंने उसका जो दायरा कार इख्तियार किया, उन्होंने PF कनेक्ट प्रोग्राम के थ्रू, जिसको सऊद हाशमी साहब रन करते हैं जो कि नॉर्मेशन कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं फ़ीफ़ा के साथ। तो यहाँ पे वो क्लब जो सालों साल से बोकस होने के साथ साथ वो मेंबर कांग्रेस भी बनते थे और स्कूटनी में उनके प्लेयर भी पूरे नहीं होते थे और फिर पूरे पाकिस्तान के लड़के मुख्तलिफ क्लबों से रजिस्टर्ड होते थे, तो उन्होंने इस सिस्टम को सीधा करने के लिए PF कनेक्ट प्रोग्राम बनाया, जो कि मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो एक्सेस है, जो उसका पीरियड है, वो बहुत लेंदी है। उसके होने की वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही है। वो यही कहते हैं कि जब तक ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी, स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं होगी, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। जहाँ तक ईसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का या ईसा का प्रोटेस्ट करने का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि देखें, हर सूबे का अपना अपना राइट है कि वो अपने अपने राइट के लिए बाहर निकलें और निकल के जमहूरी तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान करें। अब ये प्रोटेस्ट टोटली उन लोगों का था कि जो लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में जा रहे हैं और जो सियासी तौर के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन के बाद नॉमिनेट होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में। तो मैं समझता हूँ कि ईसा का एक आगे ब्राइट फ्यूचर है एज ए कोच। वो अपने आप को कोच, क्योंकि वो KRL के कोच भी हैंगे, तो ईसा को सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आइदर यू आर अ कोच और यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। ये पहले उनको डिसाइड करना। चलें, आपने ईसा की बात की। ईसा बोल क्या रहे हैं? पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के साबिक़ कप्तान ईसा खान का कहना है कि उन्हें बाहर मुकीम पाकिस्तानियों की कौमी फ़ुटबॉल टीम में शमूलियत पर एतराज़ नहीं, उन्हें एतराज़ उनकी शमूलियत पर है जो माजी में भी कौमी टीम का हिस्सा बने लेकिन कुछ कर ना पाए। इस बार भी 2-3 अच्छे प्लेयर्स हैं। वो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी से गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा था कि 28 प्लेयर तकरीबन 1 साल से तैयारी में लगे हुए हैं कि साफ कप की तैयारी हो रहा है और इसने 2 फ्रेंडली मैचेस भी खेले हैं। तो अब हम सुनने में ये आ रहा है कि 11 फॉरनर प्लेयर भी आ रहा है, इस टीम के हिस्सा बन रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी अपने NC को चाहिए था कि जो ये प्लान कर रहा था इस इवेंट्स के लिए, तो उसको पहले टीम के साथ शामिल करना चाहिए था, मगर अब लेट बुला रहा है तो इसको टीम को नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट प्लेयर आते हैं इंटरनेशनल मैचेस पे तो मसला बन जाता है। और मेरे ख्याल से 5-6 प्लेयरों पे मैं हैरान हूँ कि उसको किस तरह दोबारा से बुलाया, और जो कि 2 से 3 जो नए प्लेयर है, जो अभी हमने उनकी वीडियोस देखे, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे प्लेयर है। उससे पाकिस्तान फुटबॉल टीम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे खेल रहे, बड़े फुटबॉल खेल रहे, तो नेशनल टीम को उसका सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मगर जो प्लेयर आजमाए हुए हैं, मेरे ख्याल से उसको नहीं बुलाना चाहिए। जो 1 साल जिन प्लेयरों पे मेहनत हुई है उनको चांस देना चाहिए था। बिल्कुल, जब तक आपका डोमेस्टिक फुटबॉल नहीं चलेगा, जब तक आपके डोमेस्टिक प्लेयरों को एक्सपोजर नहीं मिलेगा लीग के मैचेस का, तो फिर आपके लिए जो है ना नेशनल टीम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनकी फ़िटनेस लेवल जो है ना उस तरह नहीं होता है कि आप सिर्फ कैंप में उनकी फ़िटनेस बना रहे हो। कैंप में हमेशा जो बड़े कंट्रीज़ है वो टेक्टिकल काम करते हैं ना, फ़िटनेस पे काम नहीं होता है। फ़िटनेस पे ऑलरेडी वो क्लबों से फिट आ जाता है। तो इस वजह से हमारे
टीम के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम यही आवाज़ उठा रहे हैं कि जब तक हम अपना डोमेस्टिक फुटबॉल को स्टार्ट नहीं करेंगे, इसी तरह बैठ के सिर्फ एक टीम की इंतज़ार करेंगे कि हमारे 26 प्लेयर तैयारी करें, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गैर संजीदा काम है। जब तक हमारे डोमेस्टिक फुटबॉल बॉल नहीं होगा, हम इंटरनेशनल फुटबॉल अच्छा नहीं खेल सकते। कोई शक नहीं है इसमें कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जिस तरह काम कर रही है, उनका जो असल काम है वो इलेक्शन कराना है और जो इलेक्टेड बॉडी है मामलात उसके सपोर्ट करना है। लेकिन ठीक है, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है उसके हवाले से भी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ख़वातीन फ़ुटबॉल की कारकर्दगी काबिल सताइश है और अभी लाहौर में पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम का कैंप लगा हुआ है। टीम 4 नेशन टूर्नामेंट खेलने के लिए मॉरिशस जा रही है एंड आफ्टर देन पाकिस्तान टीम को भारत में होने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन यहाँ पर बहस ये हो रही है नासिर इस्माइल साहब के पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम में बाहर से खिलाड़ियों को बुलाकर शामिल किया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का स्टैंडर्ड, और अगर आप बाहर से खिलाड़ियों को बुलाकर टीम में शामिल करेंगे तो ये ठीक है? देखिए, ईसा की बात से मैं एक जगह पे मुत्तफ़िक होऊंगा, जो उसने टेक्निकल बात की कि कंपटीशंस का ना होना, प्लेयरों के पूल के ऊपर एक क्वेश्चन है कि प्लेयरों का पूल वो तो छोड़े ना, वो तो मैं आपसे मैं वही आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। जहाँ तक आप बात करें बाहर के प्लेयरों की, देखें 4 प्लेयर जो बाकी 9 प्लेयर्स आ रहेंगे, 5 कैनेडियन है और 4 उसके अंदर ब्रिटिश हैंगे। अब अगर से आप इन्वायरमेंट देखें, वहाँ का वेदर कंडीशंस देखें, तो वहाँ के वेदर कंडीशंस में और पाकिस्तान के और एशिया के ख़ास तौर पे मॉरिशस के और इंडिया के टेम्परेचर के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब तक वो प्लेयर यहाँ पे, हम ये नहीं कहते कि प्लेयर बुरे हैं, बिल्कुल वो प्लेयर टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन उनका यहाँ पे डायरेक्ट टीम में आना वो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि एक ठंडे माहौल से वो आते हैं और ठंडे माहौल से आके जब वो एक गर्म मौसम में खेलते हैं तो उनके अंदर वो परफॉर्मेंस लेवल नहीं होता। जब तक वो पाकिस्तान में आके या वहाँ पे जहाँ पे टीम ने खेलने जाना है उसी वेदर कंडीशन के अंदर वो आके पूरा महीना भर ट्रेनिंग नहीं करेंगे, टीम के साथ टैक्टिकल सेशन नहीं करेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, कम्बिनेशन नहीं बनेगा, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। आप ये देख लीजिएगा कि जब ये मॉरिशस जाएंगे, मॉरिशस के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो डेफिनेटली कनाडा और इंग्लैंड के टेम्परेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये तो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, फिटनेस लेवल की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, बट ये जो सिलेक्शन है बाहर के मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी निजात फुटबॉलर्स का, ये किस बुनियाद पर हो रहा है? देखिए, इसकी भी लिमिटेशंस होनी चाहिए एज पर देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है ना। हसन बशीर से आप क्या निकालेंगे? इससे पहले जो आपने नेपाल में एक प्लेयर बुलवाया था, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसको आपने बेंच पे बिठा के वापस भेज दिया। यूसुफ भट्ट गोलकीपर, आपकी परफॉर्मेंस कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है कि आप यूसुफ भट्ट को कॉल करें? तो वो प्लेयर्स के जिनकी एक प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, 3-4 प्लेयर जैसे एक इंग्लैंड अंडर 19 खेले हुए प्लेयर रहेंगे, उनको वो बुला रहे हैं, चले ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 में, डेफिनेटली वो अच्छे प्लेयर होंगे, उनका टीम में आना है। लेकिन सिलेक्शन जो है वो बाकायदा प्रॉपर उनकी मेरिट के बुनियाद पर और कम होनी चाहिए। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इनको पूल नहीं मिल रहा है, तो ये बाहर के प्लेयरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर की आपने बात की, ईसा भी यही सवाल उठा रहे थे कि ठीक है, बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको ऑन एंड ऑफ जो इन्विटेशन मिल रहे हैं वहाँ जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट डोमेस्टिक सतह पर भी जो टूर्नामेंट होने चाहिए, ये जो डोमेस्टिक सतह पर क्लब मौजूद हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, डिपार्टमेंट मौजूद हैं, उनको भी तो खेलने का मौका मिले। ये तो नहीं है कि आप बाहर से फुटबॉलर्स को बुलाकर खिलाएं, इन खिलाड़ियों को भी तो आप मौका दें जिनका ब्रेड एंड बटर ही फुटबॉल है। जब से शहबाज शरीफ साहब ने डिपार्टमेंट बहाल किए, क्या डिपार्टमेंट बहाल हो गए? क्या डिपार्टमेंटों की टीमें बन गई? डिपार्टमेंटों की टीमें भी चैलेंज कप का एक फॉर्मेट बनाया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जिन लोगों के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो क्वेश्चन है। जब तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में एक मैच्योर और एक्सपीरियंस डायरेक्टर टेक्निकल पॉइंट्स नहीं होगा, उस वक्त तक तमाम टेक्निकल फैसले हारून मलिक साहब करते हैं और वो करते रहेंगे। अब यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, तो उसके लिए आपके पास एक मैच्योर कंपटीशन मैनेजर होना चाहिए था, ठीक है ना। कमर अली कुरैशी मेरे कुली की है, मेरे साथी हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और उनकी टेक्निकलिटीज़ कंपटीशन की साइड पे नहीं है, इसलिए इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो रहे हैं कंपटीशन के अंदर। चैलेंज कप का फॉर्मेट बनाया, 6 महीने के फॉर्मेट में कौन सा चैलेंज कप होता है मुझे बताइए आप? अगरचे छोटे पूल का आप महीने भर का चैलेंज कप कराते, वहाँ से एक अच्छा हेल्दी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता, वहाँ से बेस्ट प्लेयर निकल के आ जाते। अब प्लेयर अपने अपने घर चले गए तो कोच क्या करेगा यहाँ पे? डेफिनेटली वो बाहर के प्लेयरों के ऊपर बिलीव करेगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपना एक डायरेक्टर टेक्निकल अपॉइंटमेंट करके अगला जो भी उनको एक्सटेंशन तो उनको मिलनी है, जितना मर्जी कर लें। देखें ना, आईपीसी ने उनके साथ कितनी क्लास उनके लिए उनको बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन फीफा जब तक बैक करे हारून मलिक को, उस वक्त तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, और उसके ऊपर पाकिस्तान पर सस्पेंशन लग जाएगी। 50 लोगों का 60 लोगों का पूल इस वक्त प्लेयरों का फ़ायदा उठा रहा है, उसके अलावा बाकी जो पाकिस्तान का 2.5, 3,
3-4 हज़ार बच्चा और बच्चियां हैं वो इस वक्त घर बैठे हैं, उनका कोई ब्रेड एंड बटर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखना पड़ेगा कि वो फौरी तौर पे फॉर्म करें टीमों को बनाएं, ताकि अगर हमारे कराची की मैं अब बात करूँ, सिंध की बात करूँ, तो यहाँ पे 14 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर डायरेक्टर्स आ जाती है तो हमें ज़रूरत नहीं है और दूसरे इवेंट खेलने की। हम अपने कराची के 14-15 टीमों के हम कंपटीशंस करा सकते हैं और हमारे पास स्पॉन्सरशिप भी मौजूद है, हमारे पास एक बड़ा पूल है प्लेयरों का, तो यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। अब देखें ना, जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आर्मी, नेवी, एयरपोर्ट्स, वापडा, KRL, ये पुलिस, ये टीमें खेल रही हैं। उसके अलावा बाकी टीमें कहाँ हैं? बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर्स की टीमें जो क्लब्स हैं वो खेल रहेंगे। उसके अलावा कोई पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक इवेंट नहीं है। तो जब तक कंपटीशंस हेल्दी नहीं होंगे, आपको नेशनल टीम के लिए डोमेस्टिक पूल नहीं मिलेगा और इसी वजह से डिपेंड करें शहजाद अनवर बाहर के प्लेयरों के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका नासिर इस्माइल साहब, कौमी फुटबॉल टीम के साबिक असिस्टेंट कोच हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन फ़ुटबॉल कमेटी के मामलात और पाकिस्तान फ़ुटबॉल में इस वक्त जो एक इन्हितात की कैफियत है डोमेस्टिक सतह पर, उस पर फुटबॉलर्स के एहतजाज पर गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।